नमस्कार। अ, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, डायरेक्टर यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रांसप्लांट नामा, जिसको हम जिंदगी का नया सफर कहते हैं, इसके 14वें एपिसोड में। तो ये ट्रांसप्लांट नामा हम लोग ने आज से 14 महीने पहले शुरू किया था। आप सबने इतना प्यार दिया कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हर महीने हम लोग ट्रांसप्लांट का कोई एस्पेक्ट लेके आपके पास आए, और हम अपने मेदांता लखनऊ से जो बेस्ट ब्रेन्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट में, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, उन लोग को आपके बीच में लाएं और आपके कंफर्ट पे, आपके घर में आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकें जिसे आप अपने रूटीन उसमें फॉलो कर सकें। तो डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, ये शब्द सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हम लोग को भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब जिस पेशेंट को इस तरह की तकलीफ हो जाता है, उसको जितना ज्यादा इसके बारे में बेसिक नॉलेज होगा, वो उतना ही रिलैक्स रहेगा, वो किसी गलत डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं चलेगा। और अगर आप गलत डायरेक्शन में नहीं चल रहे तो अननेसेसरी आपको फाइनेंशियल, इमोशनल ट्रॉमास नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विद टाइम, बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जब किडनी डिजीज ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग रीनल फेल्योर बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं, तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप डायलिसिस करा लीजिए या ट्रांसप्लांट करा लीजिए, जिसे हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो हर पेशेंट तुरंत मेकअप नहीं कर पाता माइंड कि वो ट्रांसप्लांट बनाएगा, करा पाएगा। उसके पास हो सकता है डोनर ना हो, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ना हो, जबकि बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट ही है। तो उस बीच में वो क्या करे? अब उसके पास जब हम उसे ये ऑप्शन देते हैं कि आपको डायलिसिस ही कराना पड़ेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट के लिए तैयार नहीं हो जाते, आपको डोनर नहीं मिल जाता, आपके फाइनेंसेस ओके नहीं हो जाते, आप फिजिकली फिट नहीं हो जाते, सर्जिकली फिट नहीं हो जाते, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, डायलिसिस। अब जैसे ही हम ये न्यूज ब्रेक करते हैं कि आपको डायलिसिस की ऑप्शन है, तो भाई दो ही तरह की डायलिसिस होती हैं, या तो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसके बारे में डिटेल्ड जो आपको बताएंगे वो हमारे यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर भदौरिया आपको बताएंगे। मैं आपको ये ओवरव्यू देता हूँ। जब ये डिसीजन लेना होता है कि डायलिसिस, अब मरीज ये तैयार हो जाता है डायलिसिस करना ही है, तो उसको सबसे पहला सवाल पूछता है कि सर क्या ये डायलिसिस घर पे भी हो सकती है हमारे? तो इसके आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि डायलिसिस कितने प्रकार की होती है, एक्चुअली डायलिसिस में क्या होता है, कौन सी डायलिसिस हॉस्पिटल में हो सकती है, कौन सी डायलिसिस ज्यादा इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने दो वर्ड्स बोले, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये तो जनरल टर्म्स हैं। इसके अलावा भी कई तरह की डायलिसिस होती है, जैसे सीआरआरटी है, जैसे स्लेड है। तो आज हम लोग आपको ये डिटेल बताएंगे कि कब किस पेशेंट के लिए कौन सी डायलिसिस की जरूरत होती है, और क्या कोई डायलिसिस ऐसी है जो घर में भी करी जा सकती है। तो इसी बैकग्राउंड के साथ आज का डिस्कशन हम लोग, जो हमारा 14th एपिसोड ऑफ ट्रांसप्लांट नामा है, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से शुरू करेंगे। तो इसमें आज हमारे पैनलिस्ट हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा। प्रोफेसर, सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सर को। डॉक्टर डीएस भदौरिया के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। सर यहाँ पे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन है मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। इससे पहले सर को 20 इयर्स का, मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है एसजीपीजीआई में एज प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो आज डॉक्टर भदौरिया हमें डिटेल्ड बताएंगे कि क्या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलिसिस, कौन सी होम डायलिसिस हो सकती है, कौन सी डायलिसिस बेहतर है, कॉस्ट एनालिसिस क्या है डायलिसिस की। और मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष खट्टर। सो डॉक्टर मनीष खट्टर हेलो। सर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। डॉक्टर मनीष को बहुत एक्सपीरियंस है किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के सर्जिकल प्रोसीजर्स में। सर एम्स न्यू दिल्ली से अपनी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी है और अब मेदांता लखनऊ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को। तो वेलकम डॉक्टर मनीष एंड हाँ जी। डॉक्टर धर्मेंद्र। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। सबसे पहले डॉक्टर धर्मेंद्र भदौरिया सर से बात करते हैं
कि सर जो बैकग्राउंड मैंने दिया कि क्या होता है डायलिसिस, क्या कब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में या ईएसआरटी के पेशेंट्स में, आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, क्योंकि जो फर्स्ट कांटेक्ट जब पेशेंट को रीनल फेल्योर होता है तो वो सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आता है। उसको क्या प्रोसीजर होना है, सर्जन मेरा और डॉक्टर मनीष खट्टर का नंबर बाद में आता है। तो पहले डॉक्टर भदौरिया से जानेंगे कि क्या उनकी मानसिक कंडीशन होती है डायलिसिस की, कैसे वो डिसीजन लेते हैं और कैसे वो अपने पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं डायलिसिस के लिए। हेलो डॉक्टर मनमीत। पहले जो डॉक्टर मनमीत ने एक बात बताई कि जो लोग अपनी बीमारी के बारे में, तो बीमारी से जैसा बताया डॉक्टर मनमीत ने, हमें घबराने की जरूरत नहीं है और हमें ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रिसर्च में देखा गया कि जो लोग मेडिकली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता है, और जो मेडिकली लिटरेट है, उसके लिए टर्म यूज किया है मींस रिसर्च में मेडिकल लिटरेसी। अगर मेडिकल लिटरेसी जिन लोगों को अच्छी होती है, जिनको, उनके आउटकम किसी भी डिजीज के जो मेडिकली इलिटरेट लोग हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारे जैसा ये प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, जो डॉक्टर मणिमीत ने इस प्रोग्राम को शुरुआत करने की बात की थी, तो किडनी डिजीज के लिए लोगों को ज्यादा मेडिकल लिटरेट बनाना एक इसका उद्देश्य है, जिससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी लड़ाई कर सके। अब बात आती है जो डॉक्टर मनमीत कि हम जब कैसे मरीज को हम तैयार करते हैं डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, जिसको कि एक नाम दिया गया है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब भी मरीज के किडनी के फंक्शन 10 ml जीएफआर से कम हो जाते हैं। जीएफआर किडनी के फंक्शन नापने का एक तरीका है जो हम क्रिएटिनिन से नापते हैं। क्रिएटिनिन को हम ब्लड में नापते हैं और सिंपल फॉर्मूला में रख के हम जीएफआर, कोई भी मेडिकल कैलकुलेटर से ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकता है, अपने फंक्शन डाल सकता है। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, मेडिकल कैलकुलेटर जीएफआर निकालने के। क्रिएटिनिन एज आप अपनी डालेंगे तो आपको अपने किडनी के फंक्शन निकल आएंगे। डॉक्टर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, यू कैन अपने आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन 10 से कम हो जाते हैं और मरीज को गुर्दे खराबी के, ज्यादा खराबी के लक्षण आ जाते हैं, जिनको यूरीमिया बोलते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, भूख का नहीं लगना, वजन का कम हो जाना, बीच बीच में क्रैम्प्स का आना, और कई बार सीजर्स आना, ये सब जब चीजें शुरू होती हैं तो हम लोग इनको डायलिसिस शुरू करने की या ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि मरीज ट्रांसप्लांट के लिए ही जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी है, डॉक्टर मनमीत ने जैसा बताया है, क्योंकि हमें इससे ज्यादा बेटर सर्वाइवल मिलता है, कॉस्ट कम होती है ट्रांसप्लांट की, और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस वाले मरीज की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जब ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, मरीज के पास में ट्रांसप्लांट करवाने की स्थिति में नहीं है, डोनर नहीं होने की वजह से, या किसी और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस स्थिति में हम लोगों को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। तो डायलिसिस एक परमानेंट थेरेपी भी हो सकती है जिन लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, जैसे बहुत सारे 65-70 साल के मरीज हैं, 60 साल के मरीज हैं, जिनको बहुत सारी और बीमारियां हैं, जिनको हमें लगता है कि ट्रांसप्लांट इतना अच्छा काम नहीं करेगा, तो उनको हम डायलिसिस की सलाह देते हैं। और या फिर ट्रांसप्लांट होने तक में इसको ब्रिज की तरह भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट ये डायलिसिस को। तो हम अपने जब मरीज के जब फंक्शन 10 से कम हो जाएंगे, लक्षण आ जाएंगे, तो उस समय हम इनको, मरीज को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी समझाते हैं और उनको तैयार करते हैं कि उनके पास ये ऑप्शन है और इनके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट है। तो उस समय मरीज को हम लोग मोटिवेट करते हैं और सारा साइकोलॉजिकली फिट करते हैं कि ये बीमारी, किडनी डिजीज लीथल बीमारी नहीं है। आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ में, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, डायलिसिस से लंबा जीवन और प्रोडक्टिव लाइफ अपनी व्यतीत कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था कि कैसे हम लोग पेशेंट्स को काउंसल करते हैं। तो क्योंकि आज का टॉपिक डायलिसिस पे ज्यादा है, तो कैसे डॉक्टर बताइए क्या क्या ऑप्शंस आप देते हैं उनको डायलिसिस के लिए, किस तरह से डायलिसिस हो सकती है, क्या फॉर्म्स हैं डायलिसिस के एक ओपीडी पेशेंट के लिए। हाँ, तो अब जब पेशेंट डायलिसिस के लिए तैयार होता है तो हम उसे, एक्चुअली दो तरह के डायलिसिस हैं। एक हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस अस्पताल में जाके एक मशीन होती है जिसमें एक आर्टिफिशियल फिल्टर लगता है, जिसे डायलाइजर बोलते हैं। उसके थ्रू सेंटर में जाके, अस्पताल में जाके या डायलिसिस सेंटर में जाके 2 से 3 सप्ताह में 2 से 3 बार जाके मरीज डायलिसिस कराता है। दूसरा जो फॉर्म ऑफ डायलिसिस है वो पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसका कि आपने
आज जैसा आपका टॉपिक है क्या डायलिसिस घर पर की जा सकती है, तो इसमें जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस हम लोग घर पे कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस पे हम लोग एक एक पिछले जो एपिसोड है उसमें चर्चा कर चुके हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एक हमारे भगवान ने हमारे शरीर में एक पेरिटोनियम दिया है, एक झिल्ली दी है जो नेचुरल झिल्ली है, और पेट के अंदर वो चारों तरफ झिल्ली होती है। पेट में अगर हम एक कैथेटर के थ्रू अगर पानी डाल दें उसको 4 घंटे रखें तो सारे गंदगी उस पानी के अंदर आ जाती है, और उस पानी को हम डिफ्यूजन के थ्रू आती है और पानी को हम बाद में निकाल देते हैं। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रक्रिया है। उसमें सर्जन के माध्यम से सर्जन पहले एक ऑपरेशन के जरिए या कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट भी डालते हैं, कैथेटर पेट में डाल देते हैं, और उसके करीबन 10 से 14 दिन बाद हम उस डायलिसिस को शुरू करते हैं। एक आजकल दुनिया में काफी एक प्रचलित डायलिसिस हो रही है होम हीमोडायलिसिस। होम हीमोडायलिसिस भी एक तरीका हो गया। बहुत सारे लोग अब सेंटर में जाने के बजाय घर पे हीमोडायलिसिस करने लगे हैं। तो अगर आपका जो अगर मैं सवाल जो है कि क्या डायलिसिस घर पे की जा सकती है, तो हम अगर बात करें तो सबसे प्रचलित ऑप्शन तो पेरिटोनियल डायलिसिस है। पर आजकल चूंकि बहुत सारे एफ्लुएंट कंट्रीज में होम हीमोडायलिसिस का कंसेप्ट भी बढ़ रहा है, जिसमें जो पहले हम अस्पताल में डायलिसिस करवाते थे वो घर पे भी की जा सकती है। सर, तो जैसा कि डायलिसिस के बारे में आपने मेडिकल एस्पेक्ट सुना कि डायलिसिस कैसे करी जाती है, डायलिसिस कैसे फंक्शन करती है, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अब मैं डॉक्टर मनीष से पूछूंगा कि डॉक्टर मनीष ये बताएं कि जैसे ओपीडी में पहले तो थोड़ा सा हम लोग को हीमोडायलिसिस कैसे हम लोग पेशेंट्स को कराते हैं वो एस्पेक्ट बताएं। जैसे एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब इनकी डायलिसिस होनी है पेशेंट की, तो जी जब कैसे हम चूज करते हैं, क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हीमोडायलिसिस कराने के लिए पेशेंट का। तो एक बेसिक ओवरव्यू हीमोडायलिसिस का मिल जाए तब शायद हमारे व्यूअर्स कंपेयर कर पाएंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या फर्क होता है। तो मुझे एक सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ हीमोडायलिसिस, जो हीमोडायलिसिस है वो बताएं सर। जी सर। तो सर जो भी पेशेंट डायलिसिस के लिए ऑप्ट करते हैं, सबसे पहले उन्हें एक वैस्कुलर एक्सेस की जरूरत पड़ती है, जो कि एक टेम्परेरी जुगुलर कैथेटर भी हो सकता है, और या फिर परमाकैथ एक हो सकता है, या फिर जो एक सर्जिकली क्रिएटेड फिस्टुलाज या एक्सेस होते हैं जिसे हम एवी फिस्टुला यानी आर्टेरियो वीनस फिस्टुला कहते हैं। तो जो भी पेशेंट्स एवी फिस्टुला के लिए रेडी होते हैं उनके लिए हम सबसे पहले उनका एक वैस्कुलर मैपिंग कराते हैं। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराया जाता है अपर आर्म का, जिसमें कि सारी वेसल्स को चेक किया जाता है, उनकी पेटेंसी चेक की जाती है, आर्टरीज का और वेन्स का साइज देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्रोप्रिएट जगह चूज करते हैं कि कौन सा एवी फिस्टुला बनाया जाना है, कि रिस्ट के लेवल पे बनेगा या फिर एल्बो के लेवल पे बनेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग हम फिर सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए चूज कर रहा है, तो उसमें हम सबसे पहले उस पेशेंट के बॉडी हैबिटस देखते हैं, उसका बीएमआई कितना है, और उसकी सर्जिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि कहीं कोई उन्हें पास्ट एब्डोमिनल सर्जरीज तो नहीं हुई है, या फिर उन्हें कोई एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज तो नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि इनमें पेरिटोनियल डायलिसिस इन कंडीशंस में करना थोड़ा सा रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। सो सूटेबल कैंडिडेट चूज करने के लिए उनकी पेशेंट की सर्जिकल हिस्ट्री और उनका बॉडी हैबिटस को देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बात जो कर रहे थे हीमोडायलिसिस में वैस्कुलर एक्सेस की, फिस्टुलास जो होते हैं, तो फिस्टुलास को हम रिस्ट के लेवल पे मतलब यहां कहीं बना लेते हैं, ये यहां पर रेडियल जिसको कहते हैं। एक होता है एल्बो के लेवल पे जिसको हम लोग ब्रेकियल बोलते हैं। एक बीच में भी होता है जिसको हाई रेडियल फिस्टुला बोलते हैं, रिस्ट में थोड़ा ऊपर की तरफ। तो वो पेशेंट्स जिनके हाथों की नस सारी सूख जाती है, मतलब बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंजेक्शन, मल्टीपल सैंपलिंग, उन लोगों में क्या ऑप्शंस दे सकते हैं हम कि जैसे जिनकी सारी नसें हाथ की सूख गई। पहले पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड में बन जाए, अगर पेशेंट राइट हैंड से सारे काम कर रहा है, या वाइस वर्सा कर सकते हैं, कोई लेफ्टी है तो हम उसके राइट में बना लेते हैं। तो जैसे जिनकी सारी नसें सूख गई हैं और उनको अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि फिस्टुला बनाना मुश्किल है, तो उन पेशेंट्स में हम हीमोडायलिसिस के कैसे एक्सेस लेते हैं, क्या कर पाते हैं।
सर ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेकियो बेसिलिक फिस्टुलास भी बनाते हैं, जो कि एक डिफरेंट नस से होते हैं, और उसे एक 2 स्टेज या 1 स्टेज में एक सुपरफिशियलाइजेशन के साथ हम लोग थोड़ी डीपर वेन होती है बेसिलिक वेन, जिसे हम एक लंबा इंसिजन देके या फिर स्किप इंसिजन दे करके ऊपर स्किन की तरफ ला देते हैं, जिससे कि जिनकी आगे की सारी नसें सूख चुकी हैं उनमें एक और ऑप्शन रह सकता है। और अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड भी यूटिलाइज हो गया किसी राइट हैंडेड पर्सन का, तो हम उनमें राइट हैंड में भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऐसे केसेस में उन्हें हम लोग काउंसिल कर सकते हैं कि वो पेरिटोनियल डायलिसिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उन केसेस में जहां पे कई बार हीमोडायलिसिस नहीं हो पा रही है, वहां हम लोग मतलब आउट ऑफ नो ऑप्शंस हम उन्हें पीडी तो भी बता सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस आप करा सकते हैं। तो मतलब अब हम लोग को ये पता चला। हमें अब आप बता ही रहे हैं, तो सर्जिकल पार्ट पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या होता है वो भी बता दीजिए। कि जैसा डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि पेरिटोनियल कैथेटर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं होती है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट भी डालते हैं, कई जगह पे यूरोलॉजिस्ट भी डालते हैं। तो जी सर। एज ए यूरोलॉजिस्ट हम लोगों ने क्या एडवांसमेंट्स किया, जिसमें कि पेरिटोनियल कैथेटर जब भी डालें तो बिकॉज पेशेंट का टोटल डायलिसिस उस पर निर्भर है, तो वो हर बार चल जाए। तो हम लोगों जी ने सर। क्या चेंज किए कि जिसमें कि किस तरह से उसका पेरिटोनियल कैथेटर जब हम डालें तो उसको ये मतलब बाद में ऐसा ना लगे कि हमारा ये महंगा पेरिटोनियल कैथेटर चल गया, डल गया और वो चला भी नहीं। चला। तो वो क्या क्या सर्जिकल टेक्निक है जिससे हम लोग पेरिटोनियल कैथेटर डालते हैं? जी सर। तो पेरिटोनियल कैथेटर्स जो होते हैं वो मोस्टली 2 तरीके से डाले जाते हैं, या तो ओपन टेक्निक से डाले जाते हैं या फिर लेप्रोस्कोपिक टेक्निक। ओपन टेक्निक में आप जिस पॉइंट से एंटर कर रहे हैं वहां तक तो आपका विजन है, बट जहां पर वो कैथेटर फाइनली लॉज होगा वो आपको विजुअलाइज नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सीएपीडी कैथेटर इंसर्शन चलन में आया, कि जिसमें आप अंडर विजन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स सबको अपने अंडर विजन सेलेक्ट कर सकते हैं, और फाइनल जो कैथेटर की प्लेसमेंट है ऐसे सबसे डिपेंडेंट पॉइंट पे रख सकते हैं, जहां से जो डायलाइसेट आप डालेंगे वो इजीली ड्रेन आउट हो सके। ये ना हो कि बाद में जाकर के वो ड्रेन ही नहीं कर रहा है, या फिर आपकी कहीं इंटेस्टाइन के लूप्स के बीच में जाकर के वो फंस गया है, या फिर कहीं पे अंदर इंटेस्टाइन के अडेशंस हैं। तो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से आप वो सारे एडेशंस छुड़ा भी सकते हैं, और इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पेरिटोनियल कैथेटर वर्क करेगा। इस तरह से जैसा कि डॉक्टर मनीष ने बताया, हम लोग पेरिटोनियल कैथेटर पीडी सुनने में मुश्किल लग रहा है, आसान शब्द में समझाएं तो हम पेट में एक सिलिकॉन की ट्यूब डाल देते हैं, जिसमें कि जैसा अगर हम जो डायलाइजर फ्लूइड होता है वो पेट में डाल के रखते हैं, उसका काम ये है कि वो सफाई करके उस पानी गंदगी को ले ले और वो उस पानी को हम बाहर निकाल दें। तो अब जैसे सर्जन का काम सिर्फ इतना होता है कि वो पेरिटोनियल कैथेटर अंदर डाल दे। एक बार डालने के बाद और ये चेक करने के बाद कि फ्लूइड का आवागमन उसमें ठीक है, कि मतलब हम जितना फ्लूइड डाल रहे हैं उसमें उतना फ्लूइड निकल आता है, फिर हम वो पेशेंट अपने नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे कि डॉक्टर भदौरिया है उनको भेज देते हैं। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर भदौरिया ये बताएं कि कैसे वो वर्क करना शुरू करता है, क्या मैकेनिज्म है, और वो पेशेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, कब वो कैथेटर डालने के बाद कब उसकी छुट्टी कर सकते हैं, कितने दिन बाद वो अपना पीडी घर पे चालू कर सकता है, उसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं पीडी में, क्या पीडी एक बार डाल दिया तो आजीवन चलेगा या कुछ दिनों में बंद भी हो सकता है, दोबारा भी पीडी डालना पड़ सकता है। तो इन एस्पेक्ट्स पे डॉक्टर भदौरिया अगर हमें एनलाइट कर दें। तो डॉक्टर मनमीत, पहले तो हम मतलब एक सवाल ये हो सकता है कि भाई मरीज हमसे पूछे कि साहब आपने बताया कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दो ऑप्शन हैं डायलिसिस में, तो मेरे लिए क्या अच्छा होगा, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उस मरीज के लिए क्या है? तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस के सर्वाइवल में, दोनों ही डायलिसिस बराबर की हैं। अगर पेशेंट के सर्वाइवल के हिसाब से देखें, दोनों ही मरीज को अच्छा करते हैं। तो आपका एक सीधा जवाब ये हो सकता है कि आपके लिए दोनों बेहतर हो सकती हैं। फिर भी अगर नहीं सर, आप बताइए तो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए सबसे जरूरी चीज एक होती है पेशेंट की इच्छा। अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं मेरे को पेरिटोनियल डायलिसिस पर जाना है, दैट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नंबर टू, हमें एक केयर गिवर की जरूरत होती है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। उसको बोलते हैं असिस्टेड पेरिटोनियल डायलिसिस, कि भाई उसको कोई असिस्ट करवा सके जब भी। कुछ लोग जो यंग हैं वो खुद कर सकते हैं, उनको असिस्टेड पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो ओल्ड होते हैं उन लोगों को एक असिस्ट की जरूरत होती है, उसे असिस्टेड पीडी कहते हैं। उसमें घर का कोई भी मेंबर, उनकी वाइफ, उनके साथ में रहने वाले लोग उनको असिस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये सवाल आता है कि पीडी, इसके अलावा पीडी किन लोगों में अच्छा काम करती है। तो पीडी एक, जैसे कि आपने एक वो बताया कि एग्जॉस्टेड वेस्कुलर एक्सिस, जिन लोगों के फिस्टुला बनने के चांसेस खत्म हो गए हैं, तो इन मरीजों के पास में ऑप्शन दो ही रह गए, या तो ट्रांसप्लांट करवाएं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस पर जाएं। ट्रांसप्लांट नहीं है तो पेरिटोनियल डायलिसिस जाना ही पड़ेगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जहां पर मरीज रहता है उसके आसपास में हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्धि नहीं है। मरीज के लिए दूर, करीबन 50-60 किलोमीटर चल के जाना है, या करीबन 100 किलोमीटर जाना है, सप्ताह में 2 से 3 बार 100 किलोमीटर जाना कोई आसान बात नहीं है। मरीज का टाइम भी खराब होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऐसे में पीडी एक अच्छा साधन हो सकता है। तीसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे कई पेशेंट हमारे HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के मरीज होते हैं, जिनके लिए डेडिकेटेड मशीन कई बार चाहिए होती है, वो आसपास के अस्पतालों में वो मशीन नहीं होती है। उन मरीजों में पीडी बहुत अच्छा काम कर सकता है। चौथा, एक बहुत जरूरी जो चीज, मरीज जिनमें पीडी काम करती है वो है बच्चे। बच्चों में पीडी पेरिटोनियल डायलिसिस एक डायलिसिस का वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी मानी जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों में। जब तक कि उनका ट्रांसप्लांट ना हो जाए या फिर वो हीमोडायलिसिस में शिफ्ट ना हो जाए, उनको आराम से घर पे माता, उनकी मदर या किसी फादर पेरेंट्स के सहयोग से हम लोग ये आराम से घर पे कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के जो मरीज मैंने बताए कि जिनका एक फिस्टुला नहीं बन पा रहा है, जहाँ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की सुविधा नहीं है, बच्चे हैं, या HIV या हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, इन मरीजों को हम पीडी पे बाई इंडिकेशन भी रख सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये जो जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो कैसे की जा सकती है। तो 2 तरह की पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। जब आपने कैथेटर डाल दिया, डॉक्टर खट्टर, डॉक्टर मनमीर, जो इन्होंने पेट में पेरिटोनियल डायलिसिस का कैथेटर डाल दिया, अब मरीज के पास में 2 तरीके से वो पेशेंट में पेट के अंदर पानी को डाल सकता है और निकाल सकता है। एक एक होता है मैनुअल पीडी। मैनुअल पीडी में घर के किसी मेंबर को हम लोग साथ में ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाया जाता है। उसको, चूंकि जैसा डॉक्टर मनमीत ने बताया, कैथेटर डालने के बाद में हम लोग करीबन 14 दिन बाद, 10 से 14 दिन बाद ये पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू करते हैं। उसके बीच के पीरियड को हम ब्रेक इन पीरियड बोलते हैं। तो इस बीच में जो 14 दिन है, इस बीच में हम परिवार के सदस्यों को पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे की जाए इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अब अगर वो पेशेंट मैनुअल करेगा, यानी कि उसमें असिस्टेड करेगा, तो हम उसको उस हिसाब से डायलिसिस देते हैं, उसको बोलते हैं मैनुअल CAPD। दूसरा, एक ऑटोमेटेड पीडी भी होती है, जिसमें कि एक मशीन सारे काम करती है। मशीन ही पेट में पानी डालेगी, मशीन ही कुछ टाइम बाद पानी को बाहर निकाल देगी। इसको बोलते हैं APD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं, हम यहाँ पे अनुमानित खर्चा दोनों में कितना होता है। जो मैनुअल CAPD होता है, जिसमें सब एक दिन में 3 बार पानी डालना है और निकालना है, और उसमें रात में हम रात वाला जो एक्सचेंज है उसको रात भर रखते हैं, उसको सुबह निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट दिन में ज्यादातर मरीजों में 3 एक्सचेंज करने पड़ते हैं, यानी 3 बार पानी पेट में डालना है और 3 बार निकालना है। अगर ये कर रहे हैं तो अनुमानित खर्चा करीबन 30,000 रुपए महीने का खर्चा आता है। दूसरा, एक जो डायलिसिस है, ऑटोमेटेड डायलिसिस, जो मशीन करती है, इसमें रात के टाइम पे यूजुअली लगाते हैं, और करीबन 10 लीटर जो फ्लूइड है उसको पेट में रख के निकालते हैं। दिन भर मतलब 12 से 13 घंटे में 10 लीटर फ्लूइड का एक्सचेंज करते हैं। इसमें जो खर्चा मरीज का आता है, करीबन 60,000 रुपए तक का खर्चा आता है। तो ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन इसमें यह है कि मीन्स आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। आप पेशेंट आराम से रात में सोता है, मशीन लगाती है, मशीन अपने आप रात भर डायलिसिस करती है, सुबह अपना मरीज उसको हटा के डिस्कनेक्ट करके काम चला जाता है। उस डायलिसिस फ्लूइड को हम, एक ही फ्लूइड है जिसको यूज करते हैं कि हर बार नया फ्लूइड हर लेना? बार नया फ्लूइड होता है। जो मैंने आपको पहला बताया मैनुअल CAPD, उसमें 2 लीटर से 2.5 लीटर का बैग एक होता है, बैग बने हुए होते हैं, उसको पेट में डाला जाता है। करीबन 15-20 मिनट से आधा घंटे तक उस पानी को जाने में लगता है। उसके बाद हम उसको 6 घंटे तक रखते हैं। 6 घंटे के बाद में उस फ्लूइड को घर का कोई मेंबर
उसको दोबारा से कनेक्ट करके उसको निकाल देता है। इस सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, किसी घर के किसी एक मेंबर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और एक्चुअली वही आदमी उस पेशेंट का डॉक्टर बन जाता है अल्टीमेटली। और हमारा सारा ट्रीटमेंट उसी के फीडबैक पर डिपेंड करता है। इसमें दोनों लोग करते हैं, जो जो लोग यंग हैं वो खुद कर सकते हैं, सारा लोग अपने आप करते हैं, जिनके जिनके हाथ पैरों आईज की आई साइट अच्छा है, जिनकी मैनुअल डेक्स्टरिटी अच्छी है, वो खुद कर सकते हैं। एपीडी में कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो अपने आप मशीन करती है। दोनों में हर बार नया फ्लूइड ही यूज कर किया जाता है, और जो फ्लूइड जो 4 घंटे के बाद रख के, 4 या 6 घंटे के बाद रखा जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। उनको फ्लूइड की अवेलेबिलिटी कैसे होती है? जो जैसे फ्लूइड, हाँ चलो, एक अच्छा सवाल है। इसमें ये कई कंपनी ये फ्लूइड बनाती हैं, ये मेडिकेटेड फ्लूइड होता है, इट्स नॉट लाइक सिंपल, इसको बोलते कई लोग वाटर डायलिसिस है, पर बिल्कुल भी इसका वाटर, ये स्पेशलाइज्ड डायलिसिस होता है, स्टेराइल फ्लूइड होता है। ये करीबन एक बैग हमारा 1500 रुपए, 1000 से 1500 रुपए का 2 लीटर का बैग आता है। ये कंपनी, जो कंपनीज बना रही हैं, कम से कम 2 या 3 कंपनीज बनाती हैं, उनका फ्लूइड खरीदना पड़ता है। मेडिकल फ्लूइड, जैसे हम मेडिकल दवाइयां लेते हैं, वैसे ही ये फ्लूइड भी मेडिकेटेड फ्लूइड है, इसको डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं। और इसको मरीज को, एक साथ मरीज पूरे महीने भर की या 2 महीने या 3 महीने की जो इन्वेंट्री अपने पास रखता है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा फायदा ये है, मान लीजिए इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, अस्पताल पे डिपेंड नहीं, मान लीजिए मरीज जा रहा है कहीं 7 दिन के लिए, चला गया 7 दिन, अपने बैग लेके अपना मरीज कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाके ये डायलिसिस शुरू कर सकता है। तो इसमें जो स्पेशली जो फ्री फ्री मूवमेंट काफी अच्छा है इन कंपैरिजन हीमोडायलिसिस, डिपेंडेंसी काफी कम है। एंड सर, इसमें साइक्लर की भी कोई वन टाइम मैंने बताया ना, कॉस्ट, साइक्लर एपीडी जो बोलते हैं वो साइक्लर होता है। उसकी उसको वन टाइम कॉस्ट भी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं, होता है उसका उसमें? यूजुअली क्या होता है, जो कंपनी जिसका होता है फ्लूइड, जिसका हम लेते हैं, वो कंपनी के पास में कई तरह की स्कीम्स हैं, तो वो उसके तहत देता है। यूजुअली इसमें जो मोटा मोटा एक्सपेंडिचर आता है, 60 से 70 हजार रुपए पर महीने का एक्सपेंडिचर आता है, इंक्लूडिंग दी साइक्लर कॉस्ट। तो अपने व्यूअर्स को मैं बताऊंगा, लॉन्ग रन में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉस्ट लगभग लगभग बराबर पड़ती है। लॉन्ग रन में अगर हम लार्जर पिक्चर देखें कि अगर आपका एक फिस्टुला चला बना, आपको कितनी बार हॉस्पिटल आना पड़ा, आने जाने का किराया लगा आपका, आपको आपने दवा ली, कभी फिस्टुला में इन्फेक्शन हो गया, कभी फेल हो गया, तो सुन के एक बार लगता है कि 1500 रुपए एक बैग का लग रहा है और वो हर फ्लूइड हमें रोज बदलना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल की डायलिसिस की कॉस्ट में बहुत फर्क नहीं आता। डॉक्टर भदौरिया का क्या ओपिनियन है इस कॉस्ट एनालिसिस के बारे में? एग्जैक्टली, ये लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च पब्लिश्ड है। इसको कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट बेनिफिट यूटिलाइजेशन बोलते हैं रिसर्च की भाषा में। तो लोगों ने, क्योंकि हिडन कॉस्ट हर चीज के बहुत जाता है, जैसे आप हीमोडायलिसिस कराने जा रहे हैं, हीमोडायलिसिस आप 4 से 6 घंटे आप कम से कम लगता है अस्पताल में सप्ताह में, तो लॉस ऑफ मैन डेज बोलते हैं इसको। आप जब, जो स्पेशली प्रोडक्टिव आदमी है, जिसको कि जो अर्न कर रहा है, उसके अपने 4 से 6 घंटे लॉस हो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर, जबकि पीडी घर पे ही की जा सकती है अपना सारा, उसके लिए कहीं नहीं जाना। नंबर वन, पेरिटोनियल डायलिसिस के अपने कुछ बेनिफिट हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट को यूजुअली एनीमिया वगैरह कम होता है, तो एनीमिया की जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस वाले मरीजों में फास्फोरस वगैरह का कंट्रोल बहुत बेहतर होता है इन कंपैरिजन ऑफ हीमोडायलिसिस। तो अपनी अपनी एडवांटेज है, पर ओवरऑल सर्वाइवल दोनों का बराबर है। और पेशेंट की विल पर डिपेंड करता है, पेशेंट की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो हीमोडायलिसिस पर जाना चाहता है या पेरिटोनियल डायलिसिस पर जाना चाहता है। एवरेज एक पेरिटोनियल कैथेटर की लाइफ कितनी होती है एक पेशेंट में? एक एवरेज पेशेंट जो कि पढ़ा लिखा है, आपकी भाषा में मेडिकली लिटरेट है, जिसको सफाई का, सैनिटेशन का वैल्यू है, साफ सुथरे हाथों से सब पेरिटोनियल कैथेटर यूज कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज एक एक पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कितना चल जाता है? अच्छा सवाल है डॉक्टर मनमीत। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज कब करना है इस पर बात करते हैं, तब आएगा कि यूजुअली कैथेटर हम डालते हैं उसको चेंज नहीं करते। उसका ऐसा नहीं है फॉलीज कैथेटर की तरह कि हमें 21 दिन पे चेंज करना है या 3 महीने पे चेंज करना है। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर बिल्कुल एक फिक्स इंडिकेशन है, तभी हम चेंज करेंगे। तो अब उनकी बात करें तो उन यूजुअली अगर हमें
पेरिटोनियल कोई पेरिटोनाइटिस हो गई, पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पेरिटोनाइटिस बोलते हैं या रेजिस्टेंट पेरिटोनाइटिस। उसके बाद में हम उस कैथेटर को हटाते हैं। तो पहला अगर हम तब हटाएंगे जब उसमें ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो दवाओं से ठीक ही नहीं हो रहा है, तो चूंकि कैथेटर सोर्स है उसको वहां से हटा देंगे तो इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस को ठीक होने का खतरा रहेगा, फायदा हो जाएगा। 4 से 6 सप्ताह बाद जब इन्फेक्शन ठीक होता है तो हम दोबारा डाल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। कई बार क्या होता है कि कैथेटर यूज करते करते वो ब्रेक हो जाता है, वो कई बार टूट जाता है जिसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं वो लोग कई बार कि वो रिपेयर हो जाए कहीं आसपास से, जहाँ टाइटेनियम एडेप्टर है उसके पास से हुआ है तो उसको एडजस्ट करके लेंथ को। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी कैथेटर चेंज करना पड़ता है। तीसरा, अगर कोई मान लीजिए जहां पे वो एक टनल बनाते हैं हम लोग, जब भी आप लोग कैथेटर डालते हैं तो एक टनल बना के कैथेटर को बाहर, अगर टनल में इंफेक्शन हो जाए और साथ में एग्जिट साइट इंफेक्शन भी है जहां से कैथेटर स्किन से बाहर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कैथेटर बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसे कुछ कुछ स्थितियां हैं जहाँ कैथेटर बदला जाता है। अदरवाइज कैथेटर अगर एक बार चल रहा है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है और कैथेटर्स में कोई ब्रेक नहीं है, आप उसे कितने भी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। फ्रॉम अ सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोग को बताऊं, जैसे मैं जब पेरिटोनियल कैथेटर डालता हूं पेशेंट्स में, तो हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट के लेफ्ट साइड में कैथेटर डालते हैं। लेफ्ट में इसलिए डालते हैं कि पेशेंट अगर राइट हैंडेड है और उसके पास केयर गिवर्स नहीं है तो वो खुद भी अपना बैग चेंज कर सके, अपनी ट्यूब कनेक्ट कर सके और अपनी सारी चीजें कर सके। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो हम किडनी ट्रांसप्लांट, जब मैं किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं सर्जन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डोनर से हम लोग लेफ्ट किडनी लेते हैं और लेफ्ट किडनी को आपके राइट साइड में लगाते हैं। तो एक तरह से हम लोग लेफ्ट वाला जो आपका पीडी कैथेटर है लेफ्ट साइड में डालते हैं, ताकि जो जहां पे मान लीजिए 4 साल 5 साल पीडी कराने के बाद आपका मन किया कि नहीं अब हमारे पास डोनर है, हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अब हम किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो हम लोग वो साइट आपकी बिल्कुल अनटच्ड रहती है जहां हमें नई किडनी ट्रांसप्लांट करके आपकी लगानी है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द आपका बॉडी या लेफ्ट पेट के आपके पेट में लेफ्ट साइड में हम लोग ये कैथेटर की टिप बाहर रखते हैं, जहां से आप सारा कंट्रोल अपने पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर का ले सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष ने बताया कि अब पहले हम लोग ये कैथेटर ब्लाइंडली डालते थे, तो 10 में से एक ऐसा भी होता था कि बहुत अच्छा फ्लूइड नहीं आ रहा या कुछ दिन आया और उसके बाद फ्लूइड बंद हो गया। तो क्योंकि ये महंगा कैथेटर है, 12-13 हजार रुपए का कैथेटर ही आता है, तो पेशेंट को ये लगता था कि भाई हमारा हेमोडायलिसिस तो नहीं चल रहा था, पीडी भी नहीं चला। तो उस कंडीशंस में उसी ट्रॉमा को अवॉइड करने के लिए मेदांता लखनऊ में हम लोग अब इसे अंडर विजन लैप्रोस्कोपी में डालते हैं। तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पीडी कैथेटर्स चल जाते हैं और पेशेंट्स अपनी कंफर्टेबली डायलिसिस करा पाते हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने अभी तक करी कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस आप आराम से घर में कर सकते हैं। जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप रात में मशीन चलाइए, आपने रात भर मशीन चला दी तो रात रात भर आपकी मशीन चल गई, तो आपके पास दिन का प्रोडक्टिव टाइम आपको मिल गया। तो ज्यादा समय तक आप अपने आप को प्रोडक्टिव रख सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू। तो अब बात आती है कि जैसे कॉस्ट एनालिसिस की हम लोग ने बात कर ली, पीडी कितना चल सकता है ये बात कर ली, तो क्या अगर किसी के एक तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस हो गई, वो कुछ साल चली 3-4 साल, और हमें बॉडी में क्या दूसरी तरफ हमने डाला, क्या उसके बाद भी ट्रांसप्लांट करा जा सकता है, ये पेशेंट्स को मन में क्वेश्चन होता है। तो ऐसे भी हम लोग पेशेंट्स करते हैं जिनको 2-2 पेरिटोनियल कैथेटर पड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ट्रांसप्लांट होना भी पॉसिबल है। तो ये कभी मत सोचें कि पीडी होने के बाद आपके पेट में दोबारा किडनी हम लोग रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर पेशेंट की इच्छा होती है कि हमारा कभी ना कभी ट्रांसप्लांट हो जाए। तो ये हम लोगों ने आज ये भी बात करी कि जब नॉर्मल हीमोडायलिसिस नहीं हो पाती है तो हम लोग जो नॉर्मल हाथों में सारी नसें सूख जाती हैं, तो हम लोग बेसिलिक ट्रांसपोजिशंस या इस तरह के प्रोसीजर्स भी करते हैं जिससे पेशेंट्स की डायलिसिस ना रुके। कम से कम वो कई बार 1 स्टेज में होता है, 2 स्टेज में होता है। मेदांता लखनऊ में हम लोग कोशिश करते हैं कि वैस्कुलर एक्सेस
या पीडी जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ द पेशेंट होता है। चाहे आप ट्रांसप्लांट आज करा रहे हैं या कुछ दिन बाद करा रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमें एक्सेस चाहिए होता है। एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेस को हम लाइफ लाइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में समझना जानना। तो और और डॉक्टर भदौरिया, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं इस मतलब एक्सेस के बारे में, चाहे वो पीडी हो चाहे एचडी, आप कुछ और बताना चाहते हैं व्यूअर्स को अपने? तो दूसरा एक एक कई बार हम लोग जैसा कि बताया कि फिशुला अगर नहीं बन पा रहा है तो कई बार सर्जन्स लोग मिलके ये अपने एक वो भी क्या कहते हैं, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट लगाते हैं ये लोग। वो ग्राफ्ट कई बार आर्टिफिशियल भी हो सकता है और कई बार ये लोग वेन्स का लेके, नेटिव वेन्स का लेके भी ग्राफ्ट लगा सकते हैं। नंबर वन, एक एक सवाल कई बार सर ये पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर ये ट्रांसप्लांट हो गया, जो जो डॉक्टर मनमीत ने बताया कि पीडी पेशेंट में ट्रांसप्लांट हो गया तो पीडी कैथेटर कब हटाएंगे। तो यूजुअली ऐसे मरीजों का हम लोगों ने काफी ट्रांसप्लांट किया है, एसजीपीजीआई में भी किया है, हम लोगों ने यहाँ भी किया है। तो पीडी शुरू करने के बाद जब ग्राफ्ट चल जाता है, जब आराम से सप्ताह भर के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, उसके बाद सर्जन उस कैथेटर को हटा देता है। पीडी कैथेटर कैथेटर को आराम से एक सिंपल छोटे से ऑपरेशन के जरिए, मुश्किल से 10-15 मिनट का ऑपरेशन होता है सर्जन के लिए, उसको हटाया जा सकता है। पर वो हम तभी हटाते हैं जब ग्राफ्ट करीबन 6-7 दिन एकदम नॉर्मल चल चल जाए, ट्रांसप्लांट चल जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तब उसके बाद में उस पीडी कैथेटर को हटा दिया जाता है। कई बार मरीज के दिमाग में सवाल आता है कि सर पीडी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन बहुत होता है। लेकिन मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इन्फेक्शन दोनों ही, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों में ही बराबर होते हैं, पर दोनों के इन्फेक्शन का तरीका अलग होता है। जो हीमोडायलिसिस होता है उसमें सीधे ब्लड का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो स्किन में हम बार बार जो फिस्टुला होता है या कैथेटर होता है उसमें से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, ब्लड को बाहर निकालते हैं, फिल्टर करते हैं, वापस भेजते हैं। सिमिलरली उन इन्फेक्शन को हम ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में भी इन्फेक्शन पेरिटोनियम का होता है, क्योंकि पानी, ये यूजुअली गलत तरीके से जो ट्रेनिंग हम देते हैं मरीज के अटेंडेंट को या मरीज को, अगर उस पूरी विधि को अगर पालन नहीं किया जाए तो ये, या उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो ये इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो इन्फेक्शन दोनों में, मैं आपको बता दूं कि दोनों में, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों में ही बराबर होते हैं। दोनों में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन है पर ऑलमोस्ट बराबर है। अगर हम अच्छे से डायलिसिस करें पेरिटोनियल डायलिसिस में तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी उतना ही अच्छा सर्वाइवल देता है। कई बार मरीज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, समटाइम हीमोडायलिसिस से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन रेट आता है। एक पेशेंट्स, जब हम लोग इन सब चीजों के बारे में पेशेंट से पहली बार डिस्कस करते हैं, कुछ पेशेंट्स जैसे पढ़ के आते हैं। तो जैसे अभी परसों एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि सर एक कोई परमानेंट कैथेटर भी होता है। डॉक्टर मनीष ने शुरू में मेंशन किया था उसको, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर मनीष ये भी बता दीजिए कि परमा कैथ क्या परमानेंट कैथेटर होता है? हमारे व्यूअर्स को कई पेशेंट्स कहते हैं सर वो परमा कैथ क्या परमानेंट वाला कैथेटर है जो डल जाता है, और कब हम परमा कैथ डाल देते हैं और कब हम लोग फिस्टुला का मतलब हिमो फिस्टुला बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक पेशेंट्स को हम आइडिया दे दें कई बार, क्योंकि पेशेंट्स के मन में होता है कि सर जो भी आपने डाला, जैसे फिस्टुला जब हम लोग बनाते हैं तो उसको वर्क करने में, मेच्योर होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, वो तुरंत नहीं मेच्योर होता। तो वो परमा कैथ या परमा कैथेटर क्या चीज है वेस्कुलर एक्सेस में, वो हमें, हम लोग को, हमारे व्यूअर्स को बता दें। तो सर परमाकैथ एक तरह का इम्प्लांटेबल रिजर्वॉयर कैथेटर है, जिससे कि आप 1 ईयर तक उसे ऑलमोस्ट यूज किया जा, 6 to 12 months तक यूज किया जा सकता है। तो जो भी टाइम अगर आपका एवी फिस्टुला जब तक आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा, उस पीरियड के लिए 6 to 8 weeks के लिए आपको टाइम बाय करने के लिए आप परमाकैथ इंसर्ट करा सकते हैं। और उसमें बेसिकली आपको बहुत बार बार नेक लाइन या आपकी फिमोरल लाइन, उन लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजी एक्सेस मिल सकता है। डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए भी यूज करना बहुत इजी है, और उसके जरिए वो वैस्कुलर एक्सेस ले सकते हैं। और मोस्टली बहुत सारी जगहों पे नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही एक स्मॉल प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू वो इम्प्लांटेबल परमा कैथ होता है। बट वो नाम परमा कैथ है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट कैथेटर। इट हैज अ ड्यूरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 12 months। तो नहीं, बताएं।
इसी सवाल को हम आगे ले जा सकते हैं कि भाई ये कहाँ, तो हीमोडायलिसिस जब हम करते हैं तो उसके लिए जैसा आपने बताया कि एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेस क्या है कि ब्लड को हम बाहर निकालेंगे शरीर से, फिल्टर करेंगे और वापस भेजेंगे। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये तीन तरह के वेस्कुलर एक्सेस होते हैं। एक होता है बिल्कुल नॉन टनल्ड कैथेटर्स, वो सिंपल हम उनको एक वीक यूज कर सकते हैं। जो ज्यादातर जो मरीजों ने देखे होंगे, एक सिंपल कैथेटर होता है जो गले में यूजुअली डाला है और बाहर निकला रहता है। वो एक सिंपल कैथेटर होता है, वो 7 दिन से ज्यादा, मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर अगर हमें लगता है नेफ्रोलॉजिस्ट को कि हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट 15 दिन से ज्यादा होगी, ऐसी स्थिति में जैसा डॉक्टर मनीष खट्टर ने बताया कि परमकैथ नाम का कैथेटर डालते हैं। परमकैथ बिल्कुल भी परमानेंट कैथेटर नहीं है। मैक्सिमम जैसा डॉक्टर खट्टर ने बताया 15 दिन से 1 साल तक यूज कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम यूज करना पड़े। हमारा पूरा का पूरा एक प्रयास होता है कि अगर 3 महीने से ज्यादा अगर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हो रही है, 3 महीने तक अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, तो हम सर्जन से मिलके, डॉक्टर मनमीत या डॉक्टर खट्टर से मिलके एबी फिस्टुला बनवा दें। जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, जो एबी फिस्टुला बनने के बाद में कैथेटर के इन्फेक्शन की रेट बहुत कम हो जाती है। ये कैथेटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। ये हम तभी यूज करते हैं जब डायलिसिस की, हीमोडायलिसिस की यूज करने की संभावना बहुत ही लिमिटेड है, 2 से 3 महीने ही है, तो हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम कैसे भी करके सर्जन से बात करके फिस्टुला बनवा दें। मेरे ख्याल से कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट डायलिसिस को लेके सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो, चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो, फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं, वैस्कुलर एक्सेस क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट डायलिसिस। इसके बाद भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो, आप कुछ भी जानना चाहें, तो मेदांता की हेल्पलाइन है, आप हम लोग से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो और डॉक्टर मनीष, डॉक्टर भदौरिया, हम और कुछ बताना चाहते हैं, या लेट अस क्लोज दिस हाँ, सेशन टुडे फॉर। कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पर डॉक्टर मनमीत जी के कुछ लिए। क्वेश्चंस हैं, जैसे एक है कि मेरा जीएफआर 9 हो गया है, क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, दर्शक जिसने सवाल पूछा है, तो हम उसमें ऐसी स्थिति में जैसे बताई, 10 अगर एमएल से जीएफआर कम हो गया है, आपकी स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई है, और अगर आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं, उल्टियां हैं, भूख नहीं लग रही है, आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके अपनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के जो भी आपके लिए संभव है उसके लिए उस रास्ते पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसमें डिले करने से इमरजेंसी क्रिएट होती है, और हमारा जो ट्रीटमेंट है जो सीधा एकदम में दिखाई दे रहा है, वो मिसडायरेक्टेड हो जाता है। आपका जो, अगर हम डॉक्टर की सलाह अनुसार काम करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल तरीके से बिना किसी इमरजेंसी के पैदा हुए हो जाता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हम मरीज को यहाँ बोलते हैं कि भाई अब अपना डायलिसिस शुरू कर दीजिए, वो किसी वजह से शुरू नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली वो पेशेंट सम टाइम इमरजेंसी में लैंड होते हैं और उनका अनड्यू पैसा आईसीयूज में और इमरजेंसीज में खर्च हो जाता है। अगर हम उसी पैसे को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ये, इस बीमारी का खर्चा काफी कम रहता है। एक क्वेश्चन और है कि क्या हम डायलिसिस के माध्यम से स्टेज को भी रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सीकेडी 5 में है या सीकेडी 4 में है, तो हम 5 को 4 या 4 को 3, ऐसा भी डायलिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीकेडी में बिल्कुल भी नहीं है। ये एकेआई वाले केसेस में जीएफआर बेटर हो सकती है। एकेआई रिवर्सिबल कंडीशन है जिसे एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। ये सीकेडी इज ए क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर इसमें स्टेज 5 हो गई है, पेशेंट डायलिसिस पे आ गया है, तो उसका जो क्रिएटिनिन कम हो रहा है वो डायलिसिस में फिल्टर होने की वजह से हो रहा है। और अगर हम उसमें जो जीएफआर वाले फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो तो जो कैटनिन कम हुआ है वो डायलिसिस की वजह से कम हुआ है, तो ये इसमें रिवर्सिबल स्टेज नहीं होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है आज के परिवेश में, जैसा कि बहुत पुरानी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम लोग आज ये सेशन इसी से क्लोज करेंगे कि कैसे हमें उस लेवल पे आना ही नहीं है, किडनी डिजीज से कैसे बचना है। तो जैसे जैसे लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ रहा है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बढ़ रही हैं, खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा इन्फेक्शंस। तो मोस्टली यही वजह है। अगर हम इंडिया में देखें तो मोस्ट कॉमन रीजन जो है
किडनी की प्रॉब्लम का वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो तो बहुत कम है, और अगर हम यूरोलॉजिकल कॉज देखें कि स्टोन है, स्ट्रक्चर है, इनका रेशियो देखा जाए तो बहुत कम है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल पे चलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हम बहुत छोटे छोटे काम करके अपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ना होने दें, चाहे वो अपने खान पान से, चाहे अपने फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देके, तो ये सारी चीजें करके अगर हम डायबिटीज ब्लड प्रेशर से बचें तो हम किडनी डिजीजेस से बच सकते हैं। और एक बार हम किडनी डिजीजेस से बचते हैं तो हमें कभी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना भी नहीं है। तो मेरी तरफ से ये एक मैसेज है हमारे सारे व्यूअर्स को कि अपनी डाइट पे, अपने हेल्थ पे, अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ताकि आपको क्रॉनिक डिसीज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो ना हो, और आप अपनी किडनीज को और खुद को हैप्पी रख सकें। डॉक्टर भदौरिया और डॉक्टर मनीष की तरफ से कोई मैसेज हो तो वो दे के फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। हाँ। तो जैसा डॉक्टर मनमीत ने प्रिवेंशन की बात शुरू की है, तो जैसा डॉक्टर मनमीत ने बताया, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट टू थर्ड कॉज हैं, 60% कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज के डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। और इसका अगर हम मदर देखें तो हाई हाई बीएमआई, ज्यादा ओवरवेट होना। तो अगर हम वेट कंट्रोल भी इनके साथ में कर लेंगे तो हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, और किडनी डिजीज के प्रिवेंशन में आपको हेल्प मिल सकती है। एक थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग, एक इंडिया में किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण है सीकेडी यू। सीकेडी जिसका कारण नहीं पता। तो जब इंडिया में एक हम लोगों ने जब रिसर्च की कि भाई इंडिया में सीकेडी के क्या कारण है, तो 100 में से 17 लोगों को सीकेडी यू मिला। सीकेडी यू का मतलब जब जब हमें कारण नहीं पता यानी डायबिटीज नहीं है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है, और कोई भी जैसा बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं है, स्टोन डिजीज नहीं है, उसके बाद भी किडनी डिजीज हो रही है, उसको सीकेडीयू बोलते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पॉसिबली इंडिया में जो ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां ले रहे हैं हम, कुछ भी दवाइयां जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअली, और जिन पे कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है, उनके सेफ्टी का भी नहीं पता, उनकी एफिकेसी का भी नहीं पता, उन दवाओं को हम ले रहे हैं। हाई पेस्टिसाइड लेवल, हाई इंसेक्टिसाइड लेवल, कुछ हैवी मेटल्स, इन लोगों तो लोगों ने कहा कि ये शायद पॉसिबली सीकेडीयू के इंडिया में कारण हो सकते हैं। तो मैं दर्शकों को ये बोलूंगा कि इस तरह की चीजों से बचें, कोई भी चीजें अपने आप ना लें, ऐसी दवाइयां जिनके बारे में रिसर्च नहीं है उनको ना लें, उससे भी हम अपने आप को किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर मनीष करता। मैं भी यही बोलना चाहूंगा सर कि अगर एक बार सीकेडी हो भी गया है, आपका डायग्नोज हो गया है, आप डायलिसिस के आपको अपनी एक नेफ्रोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए, यूरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए अगर आप कोई एक्सेस के लिए सर्जरी प्लान कर रहे हैं, और अपने साथ वालों को भी इसके बारे में ज्ञान दें, अपनी कंडीशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, हम लोग बंद करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट्स, उन लोग को जो एचडी या पीडी पे हैं पेशेंट्स, उनको अपने न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेगुलर पीडी पे है और जो रेगुलर एचडी पे है, वो एक ऑलरेडी कैटाबॉलिज्म में रहते हैं, उनको वो कैसे अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें? बिकॉज अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तभी वो अपना डे टू डे वर्क और ये सब चीजें कर पाएंगे, ताकि वो मतलब रेलिवेंट बने रहें सोसाइटी में। तो न्यूट्रिशन वाला एक पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं कि डॉक्टर भदौरिया कैसे क्या उनको खाना है, खासकर वो पेशेंट्स जो अभी ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं, सीकेडी के पेशेंट्स, और वो रेगुलर डायलिसिस पे हैं, रेगुलर एचडी या रेगुलर पीडी पे हैं। देखो, एक बड़ा अच्छा सवाल है। पेरिटोनियल डायलिसिस का एक जो बड़ा एडवांटेज है, पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट यूजुअली हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट को नमक और पानी के लिए बहुत कम बताते हैं। तो इन लोगों की हमेशा दिक्कत होती है, वो कहते हैं सर हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, प्यास बहुत लगती है। पेरिटोनियल डायलिसिस चूंकि इतना सारा पानी वो निकाल देते हैं यूजुअली, ये वाले मरीजों को जो लिबरल फ्लूइड का इशू नहीं रहता है। तो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी यूनिक टू दी पीडी। ये पेशेंट जितना पानी अपना निकालते हैं, जितना निकलता है उतना पानी आराम से पीते हैं, क्योंकि ये डेली काम करता है। हीमोडायलिसिस तो सप्ताह में 2 या 3 बार कर रहे हो, पीडी डेली कर रहे हो, तो इनमें पानी की का जो इशू रहता है नहीं रहता है। यूजुअली पानी पी सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है उतना पर डे ले सकते हैं। दूसरा, चूंकि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के मरीजों में
इनमें प्रोटीन का लॉस होता है डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इन मरीजों को हम नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं। जैसे हीमोडायलिसिस, नॉर्मल आदमी का प्रोटीन इंटेक होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी 50 किलो का आदमी है तो हम उसे बोलेंगे 50 ग्राम प्रोटीन पर डे खाइए। हीमोडायलिसिस के मरीज को हम 1.2 ग्राम पर केजी बोलते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस के मरीजों को हम 1.4 ग्राम पर केजी प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंटेक का बढ़ाना। डायलिसिस वाले मरीजों को नॉर्मल आदमी से ज्यादा प्रोटीन देना है। ये नंबर बहुत टू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोटीन वाला जो डॉक्टर भदौरे ने बताया, लेकिन जो बड़ा कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स को कि इन ज्यादातर सीकेडी पेशेंट्स की गट मोटिलिटी और ये बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है जितना एक नॉर्मल आदमी को प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग कैसे उनको बताते हैं कि प्रोटीन मतलब मैं ये चाहता हूं कि हम उनको ये बता पाए पेशेंट्स को, इंडियन इंडियन जो हमारा इंडियन किचन है, सो व्हाट इज द प्रोटीन विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंडियन किचन, या कोई जो हम उनको कोई पर्टिकुलर प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। बिकॉज पेशेंट बहुत कॉमनली पूछता है कि सर जो हमारे नॉर्मल प्रोटीन पाउडर जो हमारे पिताजी पी रहे हैं या हमारे बच्चे, क्या वो वाला प्रोटीन पाउडर हम ले सकते हैं या हमारे लिए कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन पाउडर आता है? तो दो दो बातों पे चर्चा करनी है कि भाई इंडियन किचन से प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है। हाँ, जो पीडी और एचडी वाले पेशेंट्स के नॉन लिए। वेजिटेरियन पेशेंट है उनके लिए सबसे बढ़िया हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन है एग। एग वाइट बहुत अच्छा है। एक एक अंडे में 4 ग्राम एग वाइट निकलता है, 4 ग्राम। तो अगर आप उसका पीला पीला वाला पोर्शन हटा दें तो एक अंडे से हमें 4 ग्राम एल्ब्यूमिन मिल जाता है। तो हम मरीज को बोलते हैं कि वो 4 अंडे तक 16 ग्राम तक प्रोटीन ले सकता है। दूसरा एक बड़ा सोर्स हम इन मरीजों को है पनीर। 100 ग्राम पनीर करीबन 16 से 18 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। एक कटोरी दाल 6 से 8 ग्राम प्रोटीन देता है। तो हम दाल, अंडे की सफेदी, पनीर, छैना, इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन की बढ़िया जो आप नगेट्स आती हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये हम मरीजों को खाने के लिए करते हैं। फिर भी बहुत सारे मरीज जिनको बहुत अच्छी भूख नहीं लग रही है तो हम उनको डेंस प्रोटीन, जो डॉक्टर डॉक्टर मनमीत ने बताया कि जो ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पाउडर्स होते हैं, ये हम दे सकते हैं। ये प्रोटीन पाउडर डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें फास्फोरस कम होता है, हाई प्रोटीन इसमें प्रोटीन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होती है, और इनमें एनर्जी भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो पॉसिबली हम इसमें पोटेशियम और फास्फोरस का रेशियो नॉर्मल आदमी से कम रखते हैं इन वाले मरीजों में। एक्सरसाइज कराना चाहता था कि वो पेशेंट्स, एक कॉमन मिथ होता है किडनी के पेशेंट्स में कि हमें बहुत प्रोटीन, हमारी किडनी कमजोर है, हमें बहुत प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो आई आई बिलीव कि हम अपने इस ट्रांसप्लांट नामा के माध्यम से उन पेशेंट्स के मन का ये मिथ दूर कर पाएंगे कि इवन एक पेशेंट जो कि एचडी पे है उसे 1.2 ग्राम और जो पीडी पे है उसे 1.4 ग्राम पर केजी, सुनने में लगता है कि 100 ग्राम तो प्रोटीन, शायद 100 ग्राम पनीर तो नॉर्मल लोग एक बार में नहीं खाते होंगे, लेकिन एक पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है वो 100 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, उसे उसे 4 अंडे की सफेदी खा सकता है। तो आई थिंक वी विल टेक इट लाइक फॉर द डे। वी ट्राइड कि हम सारे डायलिसिस का सारा एस्पेक्ट कवर कर सकें। इसके अलावा भी हमारे व्यूअर्स के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हमसे डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं मेदांता लखनऊ के पोर्टल के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू। हम लोग अगले थैंक यू। हफ्ते फिर इसी हफ्ते में महीने के मोस्टली फर्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं विद न्यू कंटेंट इन द ट्रांसप्लांट एपिसोड। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू।